हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लिटिल मशरूम मानवा का पार्ट 25 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने इस मानवा को मेंबरशिप में रखा हुआ है क्योंकि मुझे इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम मिला था। अगर आप मेरे चैनल के मेंबरशिप नहीं बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने इसके सारे वीडियोस को मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लिया है। आप वहाँ पे जाके इसके सारे वीडियो को देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज आपको मेरा वॉइस थोड़ा अलग लग रहा होगा, प्लीज मैनेज कर लेना थोड़ा। चलिए अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि आन ने अपना खाना पूरी तरह से खत्म कर लिया था और फेंग उसे और भी खाने के लिए देता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आन को वो खाना पूरा खाना पड़ता है। उसे इस तरह से परेशान देख के फेंग हंस रहा होता है। उसे हंसते हुए देख आन उसे घूर रहा होता है। वो गुस्से में सोचने लगता है, मुझे अच्छे से पता हो जाना चाहिए था। उसका मकसद बेस में मौजूद रिसोर्सेज को बचाने का नहीं है। उसे तो मुझे बुली करके बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। आन कहता है, मैं और नहीं खाऊंगा। फेंग कहता है, फूड वेस्ट करना एक क्राइम है। ये सुन के आन थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर तुम भी एक दोषी हो। फेंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें स्मार्ट होने की जरूरत है। ये सुन के आन उसे गुस्से से घूरने लगता है और सोचने लगता है, मुझे पता है इससे उसका मतलब क्या है। देन वो आगे सोचता है, आई स्वेयर अगली बार वो मेरे घर पे खाने के लिए आएगा तो मैं अपने माइसेलियम के पीसेस उसके खाने में डाल दूंगा ताकि खाना जहरीला बन जाए। फेंग कहता है, ठीक है, मैं बाकी का खाना खा लूंगा। उसे खाते हुए देख आन सोचने लगता है, अब वो खुद को दोषी होने से मुक्त कर रहा है। फेंग पूरा खाना खा के खत्म कर लेता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है, फेंग कह रहा होता है कि आज रात को मेरा एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, इसीलिए मैं पहले वापस जाता हूँ। आन कहता है, ठीक है, और डिशेस धोने के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। फेंग कहता है, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कह के फेंग उसके घर से बाहर निकलता है। तभी फेंग अचानक से रुक जाता है। वो अपने पॉकेट से एक सामान निकालता है और उसे आन को देता है। आन सोचने लगता है, ये क्या है। फेंग कहता है, अगर तुम्हें नींद नहीं आएगी तो फिर तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये कह के वो अपने घर के अंदर चला जाता है। आन अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है, आन ने उस पैकेट का अनबॉक्सिंग कर लिया होता है। फेंग ने उसे ईयर प्लग्स दिए थे। ये देख के वो सोचने लगता है, क्या फेंग एक अच्छा लड़का है या फिर बुरा लड़का। देन वो आगे सोचने लगता है, मुझे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आज ए पर्सन बदल रहा हूँ, पर मैं इन्हें अपने साथ नहीं लेने वाला, कम से कम अभी तो नहीं। आन ये इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि तभी वहाँ पे हवा की आवाज सुनाई देती है। वो अपने चेयर से उठ जाता है और सोचने लगता है, आज दोपहर से मैं एक चीज के बारे में सोच रहा हूँ। देन वो अपने बेड के पास जाके खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, अगर मैं लाइट हाउस में फ्रीली मूव कर सकूंगा तो क्या मैं अपने स्पोर्ट्स को ढूंढ सकूंगा। उसने एक बार सोचा था कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, पर अभी वो समझ चुका था कि इस सिटी में मौजूद सारे बिल्डिंग्स में वेंटिलेशन कनेक्शन है। देन वो कमरे की खिड़की को बंद करते हुए सोचने लगता है, अगर मैं खिड़की को बंद कर दूंगा तो कोई भी मुझे देख नहीं सकेगा। इसके बाद वो अपना पूरा बॉडी बदलने लगता है। उसका बॉडी अभी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो वेंटिलेशन पाइप के अंदर घुस रहा होता है। वो अभी सोच रहा होता है, इस पाइप का डिजाइन ऐसे किया गया है कि इसके अंदर छोटे या बड़े इंसेक्ट घुस नहीं सकेंगे, पर ये चीज एक सॉफ्ट मशरूम को नहीं रोक सकेगी। उस पाइप के अंदर कोई भी वेपन्स नहीं थी। वो बस एक के बाद एक ग्रिड ब्लॉकिंग से गुजर रहा होता है। वो ट्यूब स्मूथ था, पर वहाँ पे बहुत सारे रस्ट लगे हुए थे। वहाँ से ब्लड की तरह स्मेल आ रही होती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है, सब कुछ भूल भुलैया की तरह लग रहा होता है। तभी वो एक चौराहे पे पहुंच जाता है। वो कुछ माइसेलियम रास्ते में छोड़ रहा था ताकि वो वापस वही रास्ते से वापस अपने घर जा सके। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद आन सोचने लगता है, इस ट्यूब के एंड में एक लाइट दिखाई दे रही है और एक साउंड भी सुनाई दे रही है। एक पर्सन कह रहा होता है, मेन सिटी के बाहर से 12,000 सोल्जर्स को वापस बुलाने में 1 महीने लग सकते हैं। इसके बाद उन्हें रिकवरी पीरियड में भी रखा जाएगा। इस 10 साल के रिकवरी पीरियड के दौरान सारे साइंटिफिक रिसर्च रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया जाएगा, ये जानने के लिए कि आखिर ये इन्फेक्शन कहाँ से फैली थी। आना सोचने लगता है, ये किसी दूसरे घर का वेंट है।
पर मुझे दूसरे लोगों के प्राइवेसी से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं वापस चलता हूँ। आन वहां से वापस जा ही रहा होता है, तभी वो पर्सन कहता है कर्नल लू। ये सुन के आन रुक जाता है और सोचने लगता है, क्या उसने कर्नल लू कहा? क्या ये लू फेंग का कमरा है? इसके बाद हमें लू फेंग को दिखाया जाता है। वो एक पर्सन को कह रहा होता है, हेलो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो पर्सन कहती है, कर्नल लू हेलो, मैं 21st फ्लोर ईडन गार्डन की स्टाफ मेंबर हूँ। ये सुन के आन सोचने लगता है, क्या उसने गार्डन ऑफ ईडन कहा? स्टाफ मेंबर कहती है, वेल, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ क्योंकि आप आउटर सिटी से वापस मेन सिटी में आ चुके हैं। सुपीरियर ने मुझे यहाँ पे भेजा है। उन्होंने मुझे आपसे पूछने के लिए कहा है, क्या आप अपने शुक्राणु ईडन को देना चाहेंगे? पर फेंग इसके लिए साफ मना कर देता है। ये सुन के वो स्टाफ मेंबर कहती है, ये कितनी दुख की बात है। अगर फ्यूचर में आप इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज हमें कांटेक्ट जरूर करिएगा। तुम्हारा जीन बहुत ही एक्सीलेंट है। अगर हम इसे इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो ये एंटायर बेस के लिए एक लॉस की तरह होगा। फेंग कहता है, नहीं शुक्रिया, क्या इसके अलावा तुम्हें कुछ और कहना है? देन वो स्टाफ मेंबर उसे रोज फ्लावर देते हुए कहती है, मिसेस लू ने इन्हें लगाया था, अब ये खिल चुके हैं। उन्होंने मुझे ये बुके आपको देने के लिए कहा है। मेन सिटी में आप बहुत बिजी रहते होंगे, इसीलिए मैडम ने कहा है कि आप रेस्ट करें और अपना ध्यान रखें। फेंग पूछता है, क्या उनका तबीयत ठीक नहीं है? वो लड़की कहती है, सब कुछ सही से चल रहा है। फेंग कहता है, थैंक्स, उन्हें मेरी तरफ से हेलो कह देना। वो लड़की कहती है, ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। उसके जाने के बाद फेंग टीवी ऑफ कर देता है। देन वो एक चेयर पे बैठ जाता है। वो अभी एक बुक पढ़ रहा होता है, पर कुछ पन्ने पलटने के बाद वो रुक जाता है। आन सोचने लगता है, अभी वो पेज टर्न नहीं कर रहा है, मैं बस अभी उसकी सांसें सुन सकता हूँ। आन उसके कमरे में एंटर करना तो चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए वो वापस वहाँ से जाने लगता है। वापस जाने के दौरान उसे दूसरे साइड से तेज हवा का एहसास होता है। वो उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। वो सोच रहा होता है, एक पाइप दूसरे पाइप से कनेक्टेड है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मेरे पास कोई मैप भी नहीं है, मुझे बस लाइट हाउस का बस थोड़ा बहुत अंदाजा है। कुछ देर तक इधर उधर भटकने के बाद वो सोचने लगता है, अब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि लाइट हाउस में पाइप के जरिए घुसना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। पर आन हार मानने वालों में से तो नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसा मशरूम है जो पेशेंस के साथ काम करता है। पर कुछ देर के बाद वो रास्ता भटक जाता है और उसे लगने लगता है कि वो गुम हो चुका है। पर वो जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है, वहाँ की हवा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो पाइप भी थोड़ा बड़ा होने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या ये इसीलिए है क्योंकि मुझे मेन रोड मिल चुका है? देन वो आगे सोचने लगता है, अपने रास्ते को मार्क करने के लिए मैं और माइसेलियम पीछे नहीं छोड़ सकता। एक मशरूम के लिए माइसेलियम ह्यूमन ब्लड की तरह है। अगर मैं ज्यादा ब्लड खो दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं अपना पूरा माइसेलियम यहाँ पे खत्म नहीं कर सकता। अभी वो पूरी तरह से भटक चुका था। जब उसने अपने स्पोर गवा दिए थे, वो एमलेसली इधर उधर भटक रहा था। ठीक वैसे ही अभी उसे फील हो रहा था। तभी वो अपने सामने एक बड़ा सा टरबाइन देखता है और वहाँ से रेड लाइट आ रही थी। वो बड़े ही सावधानी से टरबाइन को छुए बिना ही वहाँ से गुजरने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी वो एक अलग ही जगह पे पहुंच चुका था। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।